आप एनालिसिस कब कर रहे हो, किस सिचुएशन में कर रहे हो और कैसे कर रहे हो। हमारे पास अभी दो एग्जाम है टारगेट करने के लिए। मैं जिपमैट को कंसिडर नहीं कर रहा फिलहाल, बिकॉज जिपमैट की अभी तक हमें एक्चुअल डेट नहीं पता चली। कभी सिस्टम नहीं चल रहा, कोई उधर से चिल्ला रहा है, कोई इधर से चिल्ला रहा है। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो उस दिन एक साथ आपके ऊपर हावी हो जाते हैं। नॉट ऑन थर्ड, नॉट ऑन सेकेंड, लास्ट 2 डेज में कोई मॉक नहीं देना। इट शुड बी ऑन 1st ऑफ मे। जरूरी नहीं है 3 मिनट का क्वेश्चन 1 मिनट में, 2 मिनट का क्वेश्चन 1 मिनट में हो सकता है, 2 मिनट का क्वेश्चन 1.5 मिनट में हो सकता है। कुछ तो टाइम बचाओ। अब इस टाइम को बचा के करोगे क्या? आईपी मैट इंदौर एंड रोहतक इज राउंड द कॉर्नर नाउ। आई एम श्योर दैट आप सबकी प्रिपरेशन एकदम लास्ट फेज में एंटर कर चुकी होगी, जहां पे आपका सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका होगा, आपकी रिवीजन स्टार्ट हो चुकी होगी एंड देयर आर सम स्टूडेंट्स जिन्होंने अपनी ये जो प्रिपरेशन है बोर्ड एग्जाम्स के बाद भी स्टार्ट की होगी। सो देयर मे बी हैंडफुल ऑफ स्टूडेंट्स हु वुड हैव स्टार्टेड नाउ एंड वो कंफ्यूज्ड होंगे कि आगे हमें प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए, राइट? जिन स्टूडेंट्स की प्रिपरेशन पहले से स्टार्ट हो चुकी है, सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, रिवीजन फेज में आ चुके हैं, अब वो स्टूडेंट्स प्लान कर रहे होंगे कि मॉक टेस्ट सीरीज शुरू करी जाए। ठीक है। अब इन सब चीजों में हमारे दिमाग में यही कंफ्यूजन चलती रहती है कि मॉक टेस्ट सीरीज कब से स्टार्ट करें, सिलेबस कंप्लीट होने के बाद स्टार्ट करें, सिलेबस के पैरेलली स्टार्ट करें, क्या करना चाहिए कि हमें जो भी एक्चुअल एग्जाम आने वाला है उसमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो, राइट? नाउ ऑल्सो इन दिस फेज यू गेट कंफ्यूज कि भाई कितने मॉक्स देने चाहिए, मॉक्स की डेट्स क्या होनी चाहिए। अब आईपी मैट इंदौर का एग्जाम 4th ऑफ मे को है, तो मेरा लास्ट मॉक कब प्लान करना चाहिए, पहला मॉक कब से स्टार्ट करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अब ये जो लास्ट फेज की प्रिपरेशन स्टार्ट हो चुकी है, that's why I am here in front of you to help you in planning your mock test series and to make sure that you gain most out of your mock test series। उसके एनालिसिस को कैसे करना चाहिए सो दैट जो भी हमारे वीक एरियाज हैं, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, हम उनको समझ पाए एंड जो भी हमने गलतियां की हैं हम उन गलतियों को दोबारा से रिपीट ना करें इन द नेक्स्ट मॉक एंड मोर इंपॉर्टेंटली हम वो वाली गलतियों को रिपीट ना करें इन द एक्चुअल एग्जाम। तो फ्रेंड्स, आई एम गौरव गुप्ता, your mentor for IPMAT and JIPMAT examinations, and I have been helping students. I have been mentoring students since last 18 years. मैं ये काफी लोगों को बोलता हूं कि जब से IPMAT शुरू भी नहीं हुआ था उस एग्जाम से पहले से ही मैं स्टूडेंट्स को मेंटर कर रहा हूं फॉर डिफरेंट एंट्रेंस एग्जाम्स, राइट? सो लेट्स बिगिन दिस सेशन एंड फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ अ मॉक टेस्ट। ठीक है। काफी लोग मेरे से डिबेट करते हैं कि सर हमारी तो प्रिपरेशन सही है, हम क्लास टेस्ट, डीपीपीज, सारी की सारी चीजें हम प्रैक्टिस कर चुके हैं, तो मॉक टेस्ट, एक दो मॉक टेस्ट देंगे तो चलेगा, कितने मॉक टेस्ट देने चाहिए या फिर मैं मॉक टेस्ट दूं ही क्यों? तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? तो अगर ये रीजन समझ में आ जाता है ना, मॉक टेस्ट की इंपॉर्टेंस, मॉक टेस्ट से हम क्या क्या गेन करने वाले हैं, तो हम मॉक टेस्ट को बहुत अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट कर पाएंगे and will be able to learn from that. So the first question is why you should write a mock test. So mock test को लिखने के बहुत सारे reasons हैं, right? So अगर हम किसी भी एक बैटल में जाते हैं, right? Let's say we are fighting a war, हाँ, अभी तो ईरान, इजराइल एंड यूएस की वॉर चल रही है, तो उसमें जो वॉर में सोल्जर्स होते हैं, हाँ, तो सोल्जर्स में आपको अगर पता होगा या आपने सुना होगा ऐसा कि मॉक ड्रिल्स भी होती हैं बहुत जगहों पे, राइट? सो अगर मैं एक सोल्जर को विदाउट एनी प्रैक्टिस, विदाउट एनी मॉक ड्रिल मैं डायरेक्टली वॉर जोन में उतार देता हूं, तो उसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं होगी व्हेन अ वेल प्रिपेयर्ड सोल्जर इज फाइटिंग अ वॉर। नाउ माय डियर फ्रेंड्स, यू आर नो लेस देन अ सोल्जर एंड हमारी जो वॉर है वो 4th ऑफ मे को है, एक्चुअल वॉर, राइट? तो उस वॉर को प्रिपेयर करने के लिए, उस वॉर के लिए प्रिपेयर करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि यार उस वॉर में हमें किस जोन में एंटर करना है, उस वॉर के लिए हमें कितना एम्यूनेशन चाहिए। ये सारी की सारी जो चीजें हैं, प्लानिंग है, ये मॉक टेस्ट सीरीज के थ्रू हम कर सकते हैं, राइट? तो सबसे पहली चीज कि भाई टेरिटरी क्या है, मॉक का पैटर्न क्या है।
सो इफ आई टॉक अबाउट द पैटर्न, अब हमारे पास अभी दो एग्जाम है टारगेट करने के लिए। मैं जिपमैट को कंसिडर नहीं कर रहा फिलहाल, बिकॉज जिपमैट की अभी तक हमें एक्चुअल डेट नहीं पता चली है। We'll be talking only about IPMAT Indore and IPMAT Rohtak, which are separated by only 6 days. ठीक है ना? So अगर मैं इंदौर की बात करता हूं, तो इंदौर का एग्जाम है 4th ऑफ May, राइट? एंड IPMAT रोहतक का एग्जाम it is on 10th of May, right? So now that gives us only 6 days to prepare for Rohtak, or I would say that to shift our gears from IPMAT Indore to IPMAT Rohtak. अब अगर दोनों एग्जाम्स सेम पैटर्न पे होते, राइट, सेम सिलेबस होता, राइट, एंड सेम मार्किंग स्कीम होती, सेम टाइम लिमिट होती, एवरीथिंग अगर सब कुछ सेम होता, तो हम इन दोनों के बारे में अलग अलग बात नहीं कर रहे होते, ठीक है? बट द प्रॉब्लम इज आईपीमैट इंदौर एंड आईपीमैट रोहतक के पैटर्न में देर आर ह्यूज चेंजेस, ह्यूज वेरिएशंस, right? Now all those students who are preparing for these two exams, they would know what are the changes. तो आज मैं changes discuss नहीं करने आया हूं, I'm going to discuss कि reason of writing a mock, ठीक है ना? आईपीमैट इंदौर में 3 सेक्शंस आते हैं, बट 2 सेक्शंस क्वांट के हैं, एक सेक्शन वर्बल का है, बट यहां पे एलआरडीआई का एक अलग से सेक्शन है, ओके? सो यू नीड टू परफॉर्म इन एलआरडीआई एज वेल. Now also the difference is of the number of questions, the difference is of marking scheme, the difference is of level of difficulty. So there are huge plenty of differences between these two exams. अब अगर हम आईपीमैट इंदौर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, राइट, हम आईपीमैट इंदौर के मॉक्स के लिए अपने आप को सेट कर रहे हैं, अपना बॉडी क्लॉक सेट कर रहे हैं, एंड देन इमीडिएटली विल हैव टू स्विच फ्रॉम आईपीमैट इंदौर टू रोहतक, राइट? तो ये जो स्विच है, इसके लिए हमें एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा तैयारी करनी पड़ेगी, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड बी नोइंग द पैटर्न ऑफ ईच ऑफ दीज एग्जाम्स. अब पैटर्न एक चीज पता है, सेकेंड थिंग इज हम उस पैटर्न पे वर्क कर रहे हैं, राइट? वी आर राइटिंग मॉक्स ऑन दैट पर्टिकुलर पैटर्न, सो दैट विल हेल्प अस इन टू इंपॉर्टेंट थिंग्स. वन इज टाइम मैनेजमेंट. सो टाइम मैनेजमेंट एक ऐसी चीज है which we will understand only if we will in that particular we undergo that particular scenario, right? So one thing is pattern में important क्या है? टाइम मैनेजमेंट. कि डिफरेंट सेक्शंस हैं, उनको किस तरीके से मैनेज करना है, डिफरेंट सेक्शन के डिफरेंट टॉपिक्स हैं, डिफरेंट लेवल ऑफ डिफिकल्टी है, उनको किस तरीके से मैनेज करना है. दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न through the pattern. Now the second thing that we need to understand is the level of difficulty. आईपीमैट इंदौर का क्वांट का लेवल ऑफ डिफिकल्टी डिफरेंट है एज कंपेयर टू रोहतक. इवन इफ आई डोंट कंपेयर दीज टू एग्जाम्स, अगर मैं सिर्फ आईपीमैट इंदौर की बात करता हूं, तो लेट्स से आईपीमैट इंदौर का लेवल ऑफ डिफिकल्टी इस लेवल पे है, ठीक है? अब मुझे एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है, अगर मुझे ये लेवल पता ही नहीं है, आई डोंट अंडरगो द मॉक्स ऑफ आईपीमैट इंदौर, तो मैं अगर इस पैटर्न से, इस लेवल ऑफ डिफिकल्टी से अनजान हूं, सो मुझे अपने आप को किस लेवल पे प्रिपेयर करना चाहिए, राइट? सो अगर मैं अंडर प्रिपेयर्ड रह गया, मुझे लेवल ऑफ डिफिकल्टी पता ही नहीं है, राइट, एंड आई प्रिपेयर अप टू दिस लेवल ऑफ डिफिकल्टी, तो ये जो गैप है, इसकी वजह से आई विल बी लूजिंग अ लॉट ऑफ मार्क्स, ठीक है? बट लेट्स से अगर ये लेवल ऑफ डिफिकल्टी है, आप बोलो सर ये लेवल ऑफ डिफिकल्टी, और मैं इससे बहुत हाई लेवल ऑफ डिफिकल्टी की प्रिपरेशन कर लेता हूं, विच इज ऑल्सो नॉट रिक्वायर्ड. आपको इस लेवल पे प्रिपेयर करना है, इस लेवल पे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो आप इससे थोड़े से ऊपर लेवल के लिए प्रिपेयर करो, बट देयर इज नो नीड टू प्रिपेयर एट अ लेवल विच इज नॉट रीजनेबल, नॉट प्रैक्टिकल. अदरवाइज आप क्या कर रहे हो? आप अपना टाइम बहुत ज्यादा लूज कर रहे हो, ठीक है? सो अगर आप अंडर प्रिपेयर्ड हो, यू विल लूज मार्क्स. अगर आप बहुत ही ज्यादा ओवर प्रिपरेशन कर रहे हो, तो यू विल लूज टाइम, ठीक है? सो दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट to understand the level of difficulty so that we will prepare ourselves according to that. भाई हमें मिसाइल्स, बहुत बड़ी मिसाइल्स की जरूरत ही नहीं है, तो अगर हम इतना सारा एम्यूनेशन कैरी कर रहे हैं, तो हम अपना रिसोर्सेज, अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं. ऑल्सो इफ यू रिक्वायर मोर एम्यूनेशन, और हम छोटी छोटी मशीन गन्स यही सब लेके जा रहे हैं, हाँ,
तो we'll lose the war. So this is the reason why. The third reason is we should be able to handle pressure. बहुत बार ऐसा होता है कि आप क्लास में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आपसे कुछ क्वेश्चन सॉल्व हो गए, देन आप घर पे बैठ के प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हो, आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो गए. एज सुन एज यू स्टार्ट राइटिंग मॉक्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स 99% स्टूडेंट्स मुझे ये बताते हैं कि सर हमने मॉक देना स्टार्ट किया एंड टाइम की वजह से प्रेशर, लेवल ऑफ डिफिकल्टी की वजह से प्रेशर, परफॉर्मेंस प्रेशर, इन सब की वजह से हम परफॉर्म नहीं कर पाए. ओके, अब ये सोचो घर पे बैठ के हम मॉक दे रहे हैं और हम इतने सारे प्रेशर को हैंडल नहीं कर पा रहे. एग्जामिनेशन हॉल में हमारे ऊपर और एक्स्ट्रा प्रेशर होते हैं. एग्जामिनेशन हॉल में इधर उधर डिस्टर्बेंस चल रही होती है, ठीक है. एक तो एग्जाम में परफॉर्म करने का प्रेशर, ये सबसे ज्यादा बड़ा प्रेशर होता है. फिर इधर उधर डिस्टर्बेंस है, ओके. देन कभी सिस्टम नहीं चल रहा, कोई उधर से चिल्ला रहा है, कोई इधर से चिल्ला रहा है. तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो उस दिन एक साथ आपके ऊपर हावी हो जाते हैं एंड यू विल नॉट बी एबल टू हैंडल दैट प्रेशर. So that's why it is very important to write an adequate number of mock papers so that वो जो प्रेशर हैंडल करने की आदत है ना, वो आपको पड़ जाएगी. एंड एग्जामिनेशन हॉल में जाके टाइम मैनेजमेंट का प्रेशर, क्वेश्चंस के लेवल ऑफ डिफिकल्टी का प्रेशर, तो ये जो कुछ कुछ प्रेशर्स हैं वो रिलीज हो जाएंगे, राइट. एंड यू विल हैव टू हैंडल लेस अमाउंट ऑफ प्रेशर एज कंपेयर टू अ पर्सन जिसने एक भी मॉक नहीं दिया है, ठीक है. Now the next factor is you must understand your strong and weak areas. ठीक है. Now एक मॉक दिया, एक मॉक में let's say for example 200 मार्क्स का मॉक था और मेरे 100 मार्क्स आ गए, बट कट ऑफ इज 150 मार्क्स. इसका आइडिया है मुझे कि कट ऑफ 150 मार्क्स के आसपास होती है. आई एम सिटिंग एट 100. नाउ ये जो 100 से 150 का डिस्टेंस कवर करना है, ये कैसे कवर करेंगे? इफ वी विल नॉट इंप्रूव आवरसेल्फ, हम ये डिस्टेंस कवर नहीं कर पाएंगे. अब इंप्रूव तो तभी कर पाएंगे ना जब हमें अपनी गलतियों का एहसास होगा, हमें अपने वीक एरियाज पता चलेंगे. तो जब तक मुझे वीक एरियाज नहीं पता, मैं अपनी मिस्टेक्स को इंप्रूव नहीं कर सकता, मिस्टेक्स को रेक्टिफाई नहीं कर सकता. ओके, सो दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एक मॉक दो एंड मॉक देने के बाद आपको अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज पता होने चाहिए, ताकि आप उन स्ट्रॉन्ग एरियाज पे अगर क्वेश्चन आते हैं तो उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट डेफिनेटली करो. आपको वीक एरियाज पता होने चाहिए सो दैट बिफोर द मॉक्स, बिफोर द एक्चुअल टेस्ट, यू कैन वर्क ऑन योर वीक एरियाज, कीप इंप्रूविंग देम. एंड एक्चुअल एग्जाम तक जाते जाते वे जो वीक एरियाज है ना, या तो इनकी लिस्ट खत्म हो जाएगी या फिर इनकी लिस्ट बहुत छोटी हो जाएगी, ठीक है. एंड नेक्स्ट इज द स्पीड. अब हमें स्पीड भी बिल्डअप करनी है, ओके. तो जितने भी क्वेश्चंस हैं आपको अटेम्प्ट करने हैं. किसी भी एग्जाम में ना सफिशिएंट टाइम नहीं होता, ओके. सो लेट्स से अगर 100 क्वेश्चंस आए हैं जो मुझे 150 मिनट्स में कंप्लीट करने हैं, 2 आवर्स में कंप्लीट करने हैं, या फिर लेट्स से 100 क्वेश्चंस 100 मिनट्स में कंप्लीट करने हैं, तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए कि हम इस पर्टिकुलर टाइम में इतने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाए, राइट. तो अगर मेरी स्पीड इंप्रूव होती जा रही है, हाँ, then I'll be able to attempt more number of questions as compared to a student जो बहुत ही low speed पे बैठा हुआ है. Okay, and the final parameter is accuracy. Okay, now accuracy भी maintain करनी बहुत ही ज्यादा जरूरी है. आपने let's say सारे के सारे questions attempt कर दिए, but आपके 50% questions सही हैं और 50% गलत हैं. Okay, so that will take you to a very less score. Okay, so एक mock important है to build up these two things hand in hand. स्पीड भी इंप्रूव होती रहेगी, एक्यूरेसी भी इंक्रीज होती रहेगी, एंड द नेट इफेक्ट विल बी एन इंक्रीज्ड स्कोर एंड अ वेरी गुड रैंक, राइट. तो अब ये बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, आप इनमें से कोई भी एक रीजन पकड़ लो, आपकी मर्जी है, एंड मॉक देना स्टार्ट कर दो, ठीक है. तो ये तो हो गए रीजंस हमें मॉक्स देने चाहिए, क्यों देने चाहिए. अब मॉक देने हैं, ठीक है, ये डिसाइड कर लिया, तो भाई अब कितने मॉक्स दूं. So should I write 3-4 mocks or should I write 30-40 mocks? What is the right number? What is the correct number? Now, सबसे पहले ऐसा कोई correct number नहीं. But very important is you should not be under prepared and you should not be over prepared. तो ऐसा नहीं है कि हम 2-3 मॉक्स दे दें, एनफ है, नहीं, 2-3 मॉक्स बहुत कम है.
ऐसा भी नहीं है कि भाई जितने मॉक्स मिल रहे हैं उतने मॉक्स देते गए, डेली एक मॉक दे रहे हैं एग्जाम तक, नहीं, इतनी भी रिक्वायरमेंट नहीं है। आई वुड से स्ट्रिक्टली ओवर अटेम्प्ट्स तो नहीं ही करने हैं, ठीक है। कुछ लोग होते हैं कि भाई जितने मॉक्स दूंगा उतना ज्यादा इंप्रूवमेंट होगी, नहीं, ऐसा नहीं है। हमें दो मॉक्स के बीच में इंप्रूवमेंट का टाइम भी तो देना पड़ेगा अपने आप को। तो व्हाट इज द राइट नंबर? सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन एट व्हाट लेवल ऑफ प्रिपरेशन यू आर सिटिंग राइट नाउ, ठीक है। सो आई वुड टेल यू एन एडिक्वेट नंबर ऑफ मॉक्स फॉर बोथ द एग्जाम्स। तो अगर मैं इंदौर की बात कर रहा हूं, now any number somewhere around 7 to 8 mocks is sufficient, ठीक है, अगर ये प्रॉपरली प्लान्ड है, प्रॉपरली प्लेस्ड है, ठीक है। 7 to 8 मॉक्स। अगर आप इसको स्ट्रेच करके 10 तक भी लेके जाना चाहो तो इट्स एब्सोल्युटली फाइन, ठीक है। एंड एज लेस एज 5, तो 5 तो मिनिमम नंबर है, 10 मैक्सिमम नंबर रख देते हैं, and 7 to 8 mocks is ideal number of mocks in the remaining number of days। मैं remaining number of days की बात कर रहा हूं। अगर किसी स्टूडेंट की प्रिपरेशन दिसंबर में कंप्लीट हो चुकी है, उसने जनवरी में कुछ मॉक्स लिख ली हैं, फरवरी में लिख ली हैं, दैट इज फाइन। जनवरी फरवरी मार्च खत्म होने वाले हैं, ठीक है। अब मैं अभी जो रिमेनिंग नंबर ऑफ डेज हैं आज से स्टार्ट करके, ठीक है, मार्च के कुछ गिने चुने दिन बचे हैं, अप्रैल बचा है, मई फर्स्ट वीक में हमारा एग्जाम है, राइट। सो इंदौर के लिए 7 to 8 मॉक्स इज एन आइडल नंबर, मैक्सिमम 10 बट मिनिमम 5। सिमिलरली रोहतक के लिए सिमिलर नंबर रख सकते हो आप, थोड़ा थोड़ा कम भी कर सकते हो। सो रोहतक के लिए मिनिमम विल स्टैंड एट 5 ओनली, आइडल नंबर विल बी 6 to 7 नंबर ऑफ मॉक्स, एंड मैक्सिमम वंस अगेन 9 to 10 मॉक्स इज द मैक्सिमम नंबर, ठीक है। हाँ, अब ये जो मैंने आपको मॉक्स बताए हैं, इट्स नॉट लाइक कि 4th ऑफ मई को इंदौर का एग्जाम है, आप क्या करो 3rd में, 2nd में, 1st में, इस तरीके से अपने मॉक्स को प्लेस कर दो। नहीं, कंसेक्यूटिव डेज पे तो नहीं होने चाहिए। ऑल्सो इन द लास्ट 2-3 डेज हम एक भी मॉक नहीं लिखेंगे, ठीक है। सो व्हाट आर द राइट डेट्स, व्हाट शुड बी द करेक्ट प्लेसमेंट ऑफ दीज मॉक्स, लेट्स अंडरस्टैंड, ठीक है। सो मैं क्या करता हूं, I will make a schedule for all of you for 7 mocks of Indore and 6 mocks of Rohtak। मैं आपको डेट्स बता देता हूं, ठीक है। सो अगर एक आधा ऊपर नीचे करना है आपको, रोहतक के ज्यादा देने हैं, 10 मॉक्स देने हैं, इंदौर के 10 देने हैं, तो आप अकॉर्डिंगली उस तरीके से अपना शेड्यूल थोड़ा सा ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हो, ओके। सो द फर्स्ट एग्जाम फॉर अस इज IIM इंदौर, ओके। आईपीमैट रोहतक, आईपीमैट इंदौर का एग्जाम है विच इज ऑन 4th ऑफ मई, ठीक है। अब मैं यहां से स्टार्ट करके बैक ट्रैकिंग करूंगा, राइट। सो द लास्ट मॉक, द 7th मॉक शुड बी प्लेस्ड नॉट ऑन 3rd, नॉट ऑन 2nd, लास्ट 2 डेज में कोई मॉक नहीं देना, इट शुड बी ऑन 1st ऑफ मई। तो ये 7th मॉक है आपका, 8th मॉक है, 9th मॉक है, आई एम सेइंग लास्ट मॉक है ये, तो मैं यहां पे लास्ट लिख देता हूं। तो 7th और लास्ट मॉक, इसके बाद मॉक नहीं होना चाहिए। जो भी आपको एडजस्टमेंट करने हैं ना, इससे पहले कर लो, इसके बाद नहीं होना चाहिए मॉक, ठीक है। नाउ 6th मॉक शुड बी ऑन, अब अप्रैल मंथ में आते हैं, अप्रैल मंथ में 30 डेज हैं, तो लास्ट में थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी हम इंक्रीज करेंगे। तो 1st ऑफ मई को दिया है, 29th अप्रैल मेरा सेकेंड लास्ट हो सकता है, देन 5th मॉक कैन बी ऑन 27th अप्रैल, 4th मॉक कैन बी ऑन 24th अप्रैल, ठीक है। थोड़ा सा और गैप इंक्रीज कर दिया, अभी 1 दिन का गैप था, मैंने 2 दिन का गैप दे दिया। देन 3rd मॉक कैन बी ऑन 20 अप्रैल, 2nd मॉक कैन बी ऑन 16th अप्रैल, एंड द 1st मॉक कैन बी ऑन, इससे पहले 10th ऑफ अप्रैल, ठीक है। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनका अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, बट अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है तो 10th अप्रैल से पहले भी आप 3-4 मॉक प्लेस कर सकते हो, बट इन डेट्स पे तो मॉक देना ही देना है, ये मैंडेटरी है भाई आपके लिए, ऑलराइट।
ठीक है, सो ये तो हो गया इंदौर का कंप्लीट स्टेटस। तो 10, 16, 20, 24, 27, 29 फर्स्ट ऑफ में, ओके राइट। अब इसी के ही रेफरेंस में मैं ये वाली डेट्स लिखता हूं 10, 16, 20। सो मेरी जो डेट्स ऑक्यूपाइड है 10, 16, 20, 24, 27, 29 एंड फर्स्ट, 7 मॉक्स इन डेट्स पे खत्म हो चुके हैं। अब रोहतक की प्लानिंग करनी है, ठीक है। सो रोहतक के भी 6 या 7 मॉक्स हम प्लेस करने की कोशिश करते हैं। अब रोहतक का एग्जाम है 10th ऑफ मई, 4th ऑफ मई को इंदौर का एग्जाम है, ठीक है। सो रोहतक का लास्ट मॉक 10th मई को एग्जाम है, तो मैं 9th मई को एग्जाम नहीं दूंगा, 8th मई तक हम दे सकते हैं, ठीक है। सो 8th मई, बिकॉज इंदौर के बाद मैं चाहता हूं एटलीस्ट 3 मॉक आप रोहतक के दो। सो 8th, 6th ऑफ मई एंड 5th ऑफ मई, राइट। सो 4th ऑफ मई को आपका एग्जाम हुआ, डेफिनेटली एग्जाम जिस दिन दिया है उस दिन तो कोई मॉक नहीं लिखना चाहेगा। तो 5th में, 6th में एंड 8th में, ये 3 दिन इन द लास्ट वीक, इन द पेनल्टिमेट वीक फॉर आई एम रोहतक, ये 3 मॉक्स प्लेस करती है, ठीक है। नाउ we will not write any mock in this period or this period as far as mock for IPMAT Rohtak is concerned, because last के at least 10 days तो completely इंदौर के लिए आप दोगे ना, last के 10 days, okay। so last 10 days are dedicated for IPMAT इंदौर, राइट। अब 24th ऑफ अप्रैल से पहले आप यहां पे कहीं ना कहीं रोहतक के मॉक्स प्लेस कर सकते हैं, ठीक है, राइट। सो यहां से स्टार्ट करते हैं। लेट्स से आई राइट ऑन 22nd अप्रैल, देन अनदर ऑन 18th अप्रैल, ठीक है, 12th अप्रैल एंड लेट्स से 7th अप्रैल, okay, so these can be the dates in April for the mock of IPMAT Rohtak। अब अगेन IPMAT रोहतक के 7 मॉक्स का मैंने आपको प्लान दे दिया है। अगर आपको 7 से इंक्रीज करने हैं, 10 देने हैं, तो 7th अप्रैल से पहले आपके पास स्टिल टाइम बचा हुआ है। यू कैन प्लेस एज मेनी मॉक्स इन दिस, बट ज्यादा से ज्यादा कितने होने चाहिए? 3 मॉक होने चाहिए। तो आपको अगर और प्लेसमेंट्स करनी है तो 7th अप्रैल से पहले, लेट्स से 1st अप्रैल, मार्च के भी कुछ दिन बचे हैं, आप वीडियो देख रहे हो, राइट। सो 25th मार्च, 28th मार्च कभी भी एक दो मॉक दे सकते हो। दैट विल गिव यू एन आइडिया अबाउट हाउ एक्चुअली मॉक इज प्लेस्ड, ठीक है। हाँ, तो यहां पे प्लेसमेंट्स हो गई हैं हमारी IPMAT इंदौर एंड IPMAT रोहतक की, ओके। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, भाई मॉक तो दे दिया, हाँ, अब मॉक क्यों दे रहे हैं हमने देख लिया, बहुत सारे रीजंस पता हैं। उनमें से कुछ रीजंस थे स्ट्रॉन्ग एरियाज एंड वीक एरियाज, आइडेंटिफाइंग योर मिस्टेक्स, टाइम मैनेजमेंट, ये सारी चीजें थी। अब भाई ये सारी चीजें हम कैसे सीखेंगे? हाउ विल आई बी एबल टू वर्क ऑन माई वीक एरियाज? मुझे अपनी मिस्टेक्स कैसे पता चलेंगी? सो ये जो मॉक टेस्ट सीरीज का मैंने शेड्यूल बनाया है ना, ये बिल्कुल ही वेस्ट है, बिल्कुल वेस्ट है उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जो मॉक देने के बाद उसका एनालिसिस नहीं करते हैं, ठीक है जी। हाँ, तो अगर आप मॉक दे रहे हो, एनालिसिस कर रहे हो, तो भाई मॉक भी देने की जरूरत नहीं है अगर आप एनालिसिस नहीं कर रहे हो, राइट। सो मॉक दिया एंड दूसरा मॉक दिया, तीसरा मॉक दिया, आप मॉक देते जा रहे हो, देते जा रहे हो, देते जा रहे हो, इट विल नॉट हेल्प यू, राइट, until and unless between any two mocks there is no analysis, right। so analysis place करना है between any two mocks, और उसकी perfect placement पता है क्या है? जिस टाइम पे मॉक खत्म हुआ है उसी टाइम पे एनालिसिस स्टार्ट हो जाना चाहिए। आपको पता है, आप फ्रेश हो बिल्कुल, ठीक है, आपने मॉक दिया, आपका स्कोर आपको ऑब्टेन हो गया, ठीक है, अब आपको एनालिसिस करना है, राइट। अब एनालिसिस करना है तो एनालिसिस कैसे करना है, अब थोड़ा सा टाइम इस चीज पे स्पेंड करते हैं, ठीक है जी। हाँ, सो हाउ टू डू अ प्रॉपर एनालिसिस, इट टोटली डिपेंड्स ऑन आप एनालिसिस कब कर रहे हो, किस सिचुएशन में कर रहे हो और कैसे कर रहे हो, राइट। तो अपनी मिस्टेक्स आप तभी इंप्रूव कर पाओगे जब आपका एनालिसिस प्रॉपर है
एंड नेक्स्ट मॉक में इंप्रूवमेंट तभी होगी जब उस एनालिसिस के बेसिस पे आप अपने आप को एक नया टारगेट देते। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, हर एक स्टूडेंट को सजेस्ट करता हूं कि एक ना अलग से शीट पे एक छोटी सी टेबल बना लो। ठीक है, अब टेबल में करना क्या है, सो मॉक, मॉक का नंबर, फर्स्ट मॉक, सेकेंड मॉक, थर्ड मॉक एंड सो ऑन। ठीक है, टारगेट नंबर ऑफ क्वेश्चंस, टारगेट स्कोर, ओके, ये दो चीजें। देन नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्टेड, देन स्कोर ऑब्टेन्ड। बहुत बड़ी टेबल नहीं है, सिर्फ ये 4 कॉलम्स हैं। टारगेट नंबर ऑफ क्वेश्चंस, टारगेट स्कोर, नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्टेड, स्कोर ऑब्टेन्ड। तो ये टारगेट है और ये एक्चुअल है, राइट। अब इस टेबल को पॉपुलेट कैसे करना है, पहला मॉक दे रहे हैं हम, राइट। तो पहला मॉक दे रहे हैं तो हम अपने आप को प्रॉपर टारगेट नहीं दे पाएंगे, द टारगेट विल नॉट बी प्रैक्टिकल इनफ, बट स्टिल लेट्स गिव योरसेल्फ अ टारगेट। ठीक है, सो लेट्स से इन द फर्स्ट मॉक आई टारगेट टू अटेम्प्ट 100 क्वेश्चंस, या फिर 100 मैंने ज्यादा लिख दिया। ठीक है, सो एनीवेयर अराउंड 60 क्वेश्चंस एंड यू हैव टू बी प्रैक्टिकल इनफ। ठीक है ना, so let's say I target 60 questions, right? And 60 questions में let's say 1 mark per question, हम ये assume कर लेते हैं। हाँ, so 1 mark per question, so 60 questions में से मेरे 50 questions correct हो जाते हैं, 10 wrong हो जाते हैं, जो भी चीज। ठीक है, so 50 पॉजिटिव हो जाएगा एंड देन 1/4 की अगर नेगेटिव मार्किंग है तो 10 क्वेश्चंस गलत हैं तो 2.5 नेगेटिव हो जाएगा। तो मेरा नेट स्कोर आ गया लेट्स से 47.5, राइट। सो दिस इज द टारगेट स्कोर आई एम थिंकिंग अबाउट, कि 60 में से मैं 10 गलत कर दूंगा, 50 सही करूंगा और मेरा स्कोर ये आ जाएगा। So this is the target that I will give myself before I start the mock. Now mock complete होने के बाद I'll see कि मेरा स्कोर क्या है और मैंने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए। So let's say 60 का टारगेट दिया था, I end up attempting 70 क्वेश्चंस, बट मेरा एक्यूरेसी सही नहीं था। 70 में से मेरे 20 गलत हो गए, तो 50 तो सही हुए बट 20 गलत हो गए, तो मेरा स्कोर आया 45। लेट्स से 40 सही हुए, 30 गलत हो गए, 20 सही हुए, 50 गलत हो गए। हाँ, तो जो भी स्कोर अचीव किया वो यहां पे लिख दो। लेट्स से यू अचीव अ स्कोर ऑफ 45 का स्कोर आ गया आपका, डन। So this is your achievement in the first mock. Okay, अब आपको क्या करना है, बिफोर यू स्टार्ट द सेकेंड मॉक स्टार्ट करने से पहले आपको अपने आप को नया टारगेट देना है। तो लास्ट टाइम आपने 70 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे बट आपकी एक्यूरेसी अच्छी नहीं थी, तो आप क्या बोलते हो अपने आप को, भाई इस बार भी मैं 70 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करूंगा बट मेरी एक्यूरेसी थोड़ी सी बेटर करूंगा, मैं 60 क्वेश्चंस सही करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, हाँ, तो 70 में से 60 क्वेश्चन सही हो गए, 60 मार्क्स माइनस 2.5, तो मेरा स्कोर अब मैं टारगेट करूंगा 57.5। तो बेस्ड ऑन योर अचीवमेंट इन द प्रीवियस मॉक आप अपने लिए एक नया टारगेट सेट करो, राइट। लेट्स से आपने 70 अटेम्प्ट किए थे और आपकी एक्यूरेसी अच्छी थी, तो इस बार आप ट्राई करोगे कि 70 की जगह मैं 75 अटेम्प्ट करूं। सो गिव योरसेल्फ अ टारगेट ऑफ 75 और 80, राइट। सो कीप इंक्रीजिंग, अपना जो अचीवमेंट है ना उसके हिसाब से अपना नेक्स्ट टारगेट को इंप्रूव करने की कोशिश करो, राइट। लेट्स से आपने 47.5 टारगेट किया था बट आपका स्कोर बहुत ही गंदा आया, आपका स्कोर 30 आया। ठीक है, तो जो भी यहां पे अचीव किया है उसके हिसाब से अपना रिवाइज करो नेक्स्ट मॉक का टारगेट। ठीक है, अब ये चीज अगर आपके सामने होगी, टारगेट आपके सामने होगा, तो इंप्रूवमेंट होती रहेगी। डन। तो ये तो हो गया कि एक टेबल कैसे मेंटेन करनी है फॉर द टारगेट स्कोर फॉर द नेक्स्ट मॉक, राइट। सो अपना जो नंबर्स हैं, हाँ, उनको हमें किस तरीके से इंप्रूव करना है, बट हाउ टू डू अ प्रॉपर एनालिसिस, इस चीज को देखते हैं। हाँ, सो एनालिसिस किस तरीके से करना है, लेट्स अंडरस्टैंड दिस।
So let's say I have just now finished a mock test, right? So mock का number, let's say mock second मैंने complete किया, second mock complete हो गया. अब second mock में 3 sections थे, one is quant, another is LRDI and the third is verbal RC. कोई भी section हो सकते हैं, ठीक है? So first of all यहां पे क्वेश्चंस को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करो. आई वुड से देयर विल बी 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस. हाँ, फर्स्ट टाइप इज ऐसे क्वेश्चंस जो आपने अटेम्प्ट किए हैं बट गलत कर दिए, इनकरेक्ट क्वेश्चंस, रॉन्ग क्वेश्चंस, राइट? तो आपने जो इनकरेक्टली अटेम्प्ट किए हैं पहले उन क्वेश्चंस को देखो एंड ट्राई टू फाइंड आउट द रीजन व्हाई यू हैव अटेम्प्टेड देम इनकरेक्टली. ओके, तो रीजन आउट करो. रीजन अब कुछ भी हो सकता है. आपने क्वेश्चन गलत रीड कर लिया, आपने क्वेश्चन कंप्लीटली रीड नहीं किया, फॉर्मूला गलत अप्लाई कर दिया, कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी, कंसेप्चुअल एरर कर दिया, आपको कंसेप्ट पता ही नहीं था, आप घुस गए उस क्वेश्चन में, तुक्का मार के आ गए. बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं. तो रीजन आउट. एंड अगर कैलकुलेशन मिस्टेक है तो मेक श्योर कि नेक्स्ट टाइम अगर सिमिलर कैलकुलेशंस आती हैं तो आप थोड़ा सा उनको आराम से करोगे. लेट्स से कंसेप्चुअल एरर है, मैंने गलत ही कंसेप्ट अप्लाई कर दिया, तो आप उस कंसेप्ट को दोबारा रीड करोगे. यू विल प्रैक्टिस 10 मोर क्वेश्चंस फ्रॉम दैट कंसेप्ट एंड देन गो टू अनदर टॉपिक. अगर फॉर्मूला मिस्टेक है तो फॉर्मूला दोबारा से रीड करोगे एंड 3-4 क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करोगे उस पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस के एंड देन यू विल मूव अहेड. ओके, तो क्या करना है कि ये वाला जो रीजन था ना, इसको जड़ से खत्म करना है, ठीक है? क्योंकि ये सबसे खतरनाक चीज है भाई. मैंने 1 मिनट 2 मिनट लगाया, हाँ, मुझे +1 मिलना चाहिए था बट मुझे मिला -1/4. ठीक है, टाइम भी गया, मार्क्स भी गए. ओके, मार्क्स सिर्फ -1/4 नहीं है, ये 1 and 1/4 -5/4 है, -1.25 है ये. ठीक है ना? हाँ, तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस को टारगेट करने की कोशिश करो. Second one is the questions which you have left unattempted. इन क्वेश्चंस को पकड़ो. ठीक है, अब अनअटेम्प्टेड क्यों छूट गया? एक तो है कि टाइम नहीं बचा था. तो टाइम क्यों नहीं बचा था यार? हाँ, ये रीजन आउट करो. देखेंगे अभी, ये इस रीजन पे भी बात करेंगे. अनदर थिंग कैन बी अनअटेम्प्टेड छोड़ दिया, क्वेश्चन रीड किया, 1 मिनट स्पेंड किया, 2 मिनट स्पेंड किए, समझ में नहीं आया. पहले तो लगा कि हो जाएगा, फिर बाद में समझ में नहीं आया, कैलकुलेशन वगैरह की, बीच में अटक गए और छोड़ दिया. तो अब देखो कि हाँ भाई क्यों नहीं कंप्लीट कर पाया. मैंने कुछ स्टेप्स किए बट आई वाज नॉट एबल टू कंप्लीट, आई वाज नॉट एबल टू डू द फाइनल स्टेप. तो वो फाइनल स्टेप समझो क्या था, सॉल्यूशंस देखो. अनदर रीजन कैन बी कि क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट था. तो बहुत डिफिकल्ट था, आपने छोड़ दिया. गुड, वेरी गुड, ये तो करना चाहिए, बट सॉल्यूशन देख के उसको समझ लो. एक रीजन होता है कि क्वेश्चन मुझे लगा लेंदी था, मुझे लगा डिफिकल्ट था, बट यार ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन निकला. हाँ, तो अब उस चीज को आइडेंटिफाई करो. नेक्स्ट टाइम इस टाइप का जो ट्रैप होगा ना, उसमें नहीं फंसना. तो ट्रैप 2 टाइप के हो सकते हैं. इजी क्वेश्चन डिफिकल्ट दिखा दे वो, या फिर डिफिकल्ट क्वेश्चन को इजी दिखा दे. तो दोनों ट्रैप्स को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए. ठीक है, तो ये तो कहानी हो गई अनअटेम्प्टेड की, राइट? दैट्स इट. काफी लोग अगर एनालिसिस करेंगे तो उनका एनालिसिस यहां पे खत्म हो जाएगा. नहीं, जो क्वेश्चंस करेक्ट किए हैं ना, इनको भी देखना जरूरी है. रीजन बताता हूं. करेक्ट किया, फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी बात है ये तो. ठीक है, बट 3 मिनट आपने लगा दिए जिस क्वेश्चन पे 1 मिनट लगाना था. तो क्या कोई और लॉजिकल मेथड है इस क्वेश्चन को जल्दी फिनिश करने का? शॉर्टकट मेथड है तो वो आइडेंटिफाई करो, राइट? सो जरूरी नहीं है 3 मिनट का क्वेश्चन 1 मिनट में, 2 मिनट का क्वेश्चन 1 मिनट में हो सकता है, 2 मिनट का क्वेश्चन 1.5 मिनट में हो सकता है. कुछ तो टाइम बचाओ. अब इस टाइम को बचा के करोगे क्या? नहीं, बहुत मजा आएगा अभी. इस टाइम को बचाओ. हर 2-3 क्वेश्चंस में से अगर 2-3 मिनट बच जाते हैं टोटल, तो एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे, आपकी रैंक ड्रास्टिकली इंप्रूव हो जाएगी. ओके, ठीक है. तो जो करेक्ट क्वेश्चंस किए हैं तो उनको भी एनालाइज करो एंड आप देखो कि अगर मैं इसको जल्दी कर पाता हूं या फिर नहीं, राइट? कुछ क्वेश्चंस आपने करेक्ट किए, आपने क्या किया, आप डिफिकल्ट क्वेश्चन में घुस गए और आपने 5 मिनट लगा दिए.
ठीक है, मैं बोलता हूं 5 मिनट लगने थे इसमें, राइट? आपने 4 मिनट लगा दिए, 4 मिनट लगने थे, बट भाई क्यों किया ऐसा? एक डिफिकल्ट क्वेश्चन में घुसने की जगह आप दो इजी क्वेश्चंस कर सकते थे इस वाली जगह से। तो ऐसे क्वेश्चंस भी देखो जहां पे आपने बहुत ज्यादा टाइम लगा दिया, बट जस्टिफाइड है इतना टाइम लगाना? नहीं, जस्टिफाइड नहीं है। यू शुड हैव गॉन टू सम इजियर क्वेश्चन। ओके, तो दिस इज हाउ अ कंप्लीट एनालिसिस इज डन। एक एग्जाम देने के बाद जो बीच में 1 दिन का गैप है, 2 दिन का गैप है, 3 दिन का गैप है, इनिशियली आपके वीक एरिया ज्यादा होंगे, तो इसलिए मैंने इनिशियली 2 मॉक्स के बीच में गैप ज्यादा रखा है, राइट? उन वीक एरियाज पे वर्क करो, नेक्स्ट मॉक दो, स्लोली एंड ग्रेजुअली आपकी जो लिस्ट है ना वीक एरियाज की, ये स्क्वीज होती रहेगी, छोटी होती रहेगी। ओके, एंड लेटर ऑन 1 दिन में, 2 दिन में प्रॉपरली आप वर्क कर पाओगे एंड यू विल बी इजिली एबल टू सेल थ्रू द फाइनल एग्जाम। ऑलराइट, so friends, this is how things should be treated in the next 1.5 month, whatever time is left for yourself. Okay, so exam को target करो 4th of May and 10th of May. These are the two important dates जो अब दिमाग में चलती रहनी चाहिए। Okay, friends, आज के लिए इतना ही काफी है, और डोज देने के लिए मैं आपसे डेफिनेटली दोबारा मिलूंगा। Till the time, keep preparing for these exams. All the very best. Bye bye.